Hello students, today we are going to start another topic. Yesterday was the first lecture of this chapter and today we are going to talk about the law of conservation of linear momentum. Before we start this chapter, I would like to recall the yesterday's lecture. In yesterday's lecture we have studied about inertia, law of inertia, that was the first law of motion, and second was momentum, then second law of motion, then impulse, then third law of motion. तो यहाँ तक अभी तक हमने पढ़ा हुआ है. अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. इट इज एज इंपॉर्टेंट एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. जितना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इंपॉर्टेंट है उतना ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इंपॉर्टेंट है. याद कीजिए जरा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता क्या है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी हमेशा जो है वो कांस्टेंट रहती है. एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, ना ही वो डिस्ट्रॉय होती है ना ही वो क्रिएट होती है, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है. अच्छा, जब भी ये बात की जाती है एनर्जी की तो ये हमेशा एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात की जाती है. आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है जो सिस्टम जो बिल्कुल पैक्ड है, जिसका एनवायरनमेंट से कोई कनेक्शन नहीं है. वैसे ही हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से पहले आपको पता होना चाहिए कि लीनियर मोमेंटम होता क्या है. तो लीनियर मोमेंटम क्या है? ये किसी भी बॉडी के पास हो सकता है लीनियर मोमेंटम जिसके पास वेलोसिटी हो, जिसके पास मास हो. और लीनियर मोमेंटम किसी भी बॉडी को ये एबिलिटी देता है कि वो अपनी वेलोसिटी दूसरी बॉडी से में ट्रांसफ़र कर सके. ये ट्रांसफ़र कब होगा वेलोसिटी का? जब कोलिजन होगा. जब दो बॉडीज़ का कोलिजन होगा तो एक बॉडी से वेलोसिटी दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगी. ठीक है, अब वही हम आज आगे पढ़ेंगे. देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि आपके पास दो बॉडीज़ हैं. एक बॉडी ये है जिसका मास है m1 और जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1 एंड दिस बॉडी इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन. नाउ यू आर हैविंग अनदर बॉडी इज दिस. Mass is m2 and this body is going in this direction. This is having initial velocity u2. ठीक है, अब देखिए ये बॉडीज दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं और अपोजिट डायरेक्शन में जाके जब ये आगे जाती हैं तो आगे जाने के बाद ये एक दूसरे से कोलाइड करती हैं और कोलाइड करने के बाद ये वापस से आती हैं. तो वापस जब आएंगी तो ये जो बॉडी जिसके पास मास m1 है वो इस डायरेक्शन में आएगी और दूसरी बॉडी जिसके पास m2 है मास वो इस डायरेक्शन में आएगी. ठीक है, तो अब इनिशियल वेलोसिटी इसके पास u1 थी, इसके पास फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी? v1. इसके पास फाइनल वेलोसिटी v2. ठीक है, ये जो सिचुएशन थी पहली वाली सिचुएशन थी जब ये बॉडीज आपस में कोलाइड नहीं हुई थी, ये बॉडीज आपस में टकराई नहीं थी. तो दिस कंडीशन वाज बिफोर कोलिजन. नाउ अनदर कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है? इस कंडीशन में क्या हुआ कि बॉडीज कोलाइड कर चुकी हैं आपस में और कोलाइड करने के बाद वो वापस जा रही हैं. सो दिस कंडीशन इज आफ्टर कोलिजन. दिस इज आफ्टर कोलिजन. सिचुएशन तो समझ में आ गई. अब देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता है कि कोलिजन से पहले इन दो बॉडीज का जो टोटल मोमेंटम था, टोटल मोमेंटम का मतलब है इन दोनों बॉडीज के मोमेंटम का सम. इसका मोमेंटम क्या होगा? m1 u1. अच्छा, इसको अगर मैं ऐड कर दूं किसके साथ? m1 सॉरी ये m2 है, दिस इज m2 u2. तो इन दोनों का जो m1 u1 प्लस m2 u2 ये क्या है? इट इज द सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडीज बिफोर कोलिजन. अब मैं बार बार इनको बॉडीज बोलूं तो अगर किसी भी जगह एक से ज्यादा बॉडीज होती हैं तो उसको हम सिस्टम बोल देते हैं, कंप्लीट सिस्टम बोल देते हैं. तो लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन
जो है वो इक्वल होना चाहिए टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। कोलिजन के आफ्टर जो बाद में जो लीनियर मोमेंटम है टोटल, वो इक्वल होना चाहिए जितना पहले था। बात समझ में? क्या क्लियर हो गई ये बात? मतलब आपको प्रूफ क्या करके देना है, दैट इज m1u1 प्लस m2u2, दिस इज बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 एंड दिस इज आफ्टर कोलिजन। So this is before collision and this is after collision। ये आपको प्रूव करना है, ये इतनी चीज आपको प्रूव करनी है, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूं टू बी प्रूव्ड, इसको हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए इसको हम प्रूफ करेंगे कैसे, और सवाल ये है, उससे पहले आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि ये जो मोमेंटम है ये इक्वल क्यों रहेगा, क्या वेलोसिटीज में अंतर नहीं आएगा? तो देखिए फॉर एग्जांपल ये वाली बॉडी है, ये मान लीजिए कोई भी बड़ी बॉडी है जिसके पास वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर की, ये आपके पास दूसरी बॉडी है जिसके पास वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर की। तो जब ये हिट करेंगी आपस में, तो हिट करने के बाद क्या होगा कि अभी जो इनका मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम है, बाद में भी ये उतना ही रहेगा, लेकिन होगा क्या, वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी। जिसके पास अभी वेलोसिटी 50 है उसकी वेलोसिटी हो सकता है कम हो जाए हिट कोलिजन के बाद, और जिसकी वेलोसिटी अभी 10 है वो बढ़ जाए हो सकता है कोलिजन के बाद, लेकिन टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या समझ में आ गई बात? तो चलिए फटाफट इसको हम स्टार्ट करते हैं। मैं पहले डेफिनेशन लिख लेता हूं। देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर momentum, the sum of momentum of two bodies must before collision should be equal to sum of momentum of those bodies after collision। ठीक है, तो कोलिजन से पहले का मोमेंटम और दो बॉडीज के मोमेंटम, मतलब मोमेंटम का जो प्लूरल होता है उसको हम मोमेंटा कहते हैं। तो दो बॉडीज का मोमेंटा और बिफोर कोलिजन और उन्हीं बॉडीज का मोमेंटा आफ्टर कोलिजन क्या रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है। तो देखिए अब निकालते हैं कैसे। अगर ये बॉडी इधर से इधर आई है, पास में आई है, और पास में आके अगर इन्होंने एक दूसरे पे फोर्स लगाई है, फोर्स लगा के ये वापस गई है, मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाई है, दैट मीन्स इन पे न्यूटन्स थर्ड लॉ लगी होगी। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ के बेसिस पे हम इसको डिराइव करते हैं। तो देखिए, एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, दैट इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। यही तो कहता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर नहीं मालूम तो कल वाली वीडियो देख लीजिए, ठीक है। चलिए, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। अब देखिए इसके बाद मैं यहां करूंगा इसको, देखिए अगर फोर्स 1 पे लग रही है 2 की हेल्प से, किस पे, फोर्स अगर 1 पे लग रही है 2 की हेल्प से, तो मुझे बताइए कि किस बॉडी का लीनियर मोमेंटम यहां चेंज हो रहा है। उसी बॉडी का लीनियर मोमेंटम चेंज होगा जिस पे फोर्स लगेगी। समझ में आ गई बात? तो फोर्स अगर 1 पे लग रही है 2 की हेल्प से, दैट मीन्स
मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 मिनट के लिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दिस इज F12, और F21 क्या लिखेंगे आप, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब इसको मोमेंटम के टर्म में लिखेंगे तो मोमेंटम के टर्म में क्या आ जाएगा, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहां आपने लिख दिया क्या, dp1 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू माइनस, दैट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो फोर्स जिस पे लगेगी मोमेंटम उसी का चेंज होगा, तो ये हो गया dp2 डिवाइडेड बाई dt, dt से dt कैंसिल, तो ये हो गया dp1, और dp1 का मतलब क्या हो गया, दैट इज चेंज ऑफ मोमेंटम। तो देखिए p इज इक्वल टू होता है mv, तो dp इज इक्वल टू होता है, मास तो सेम रहेगा, अगर मोमेंटम चेंज हुआ है तो क्या चीज चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज हुई, तो वेलोसिटी विल बी फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखिए फर्स्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या है, मास तो हो गया m1, फाइनल वेलोसिटी है v1 और इनिशियल वेलोसिटी u1 इज इक्वल टू माइनस सेकेंड का मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मास हो गया m2, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी u2। क्या समझ में आ गई बात? चलिए अब इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं। m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 प्लस m2 u2, ठीक है। अब इसके बाद जो आपके पास u के जो टर्म है उनको एक साइड ले आइए और v के टर्म एक साथ ले आइए, तो m1 v1 मैं यहाँ रहने देता हूँ और माइनस m2 v2 को यहाँ ले आता हूँ, तो ये हो गया प्लस m2 v2, m2 u2 यही रहेगा और माइनस m1 u1 को उधर ले जाता हूँ, सो इट विल बी m1 u1, ठीक है। तो अब LHS को RHS में और RHS को LHS में लिख लें बस फॉर्मेलिटी के लिए, अदरवाइज आपका डेरिवेशन तो यहीं खत्म हो गया। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यहां पे प्रूफ होता है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए वो क्वेश्चन क्या है। हाँ, क्वेश्चन मैं कहाँ लिख दूं, कहाँ लिख दूं, कहाँ लिख दूं, यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। क्वेश्चन है, ए कार ऑफ 900 kg मूविंग with 54 किलोमीटर पर आवर hits a truck moving in same direction in same direction with velocity 36 kmph, have mass, have weight या मास कह लीजिए, मास 5400 kg, ठीक है। कार bounces back and truck acquires speed of 40 kmph, find velocity of car। हाँ, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। एक कार जो है वो पीछे से आ रही है, उसने किसको हिट किया, ट्रक को, ठीक है। ट्रक को पीछे से हिट किया उसने, हिट से ट्रक इन मूविंग इन सेम डायरेक्शन, और हिट करने के बाद वो पीछे आ गई। तो आपको बताना है कि जिस स्पीड से वो बाउंस बैक हुई है वो स्पीड कितनी है। तो देखिए कार की का मास कितना है, मतलब इसको आपने कार को m1 दे दिया, तो देखिए m1 इज इक्वल टू, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, m1 मीन्स मास ऑफ कार 900 kg,
चलिए u1 मतलब कार की वेलोसिटी कितनी है 54 kmph, तो ये हो गई 54। इसके बाद और क्या है, ट्रक का मास मतलब m2 इज इक्वल टू 5400 kg। उसके बाद u2 मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक वो कितनी है 36 kmph। चलिए उसके बाद एक और चीज वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी मतलब v2 भी दी हुई है आपको, v2 कितनी है 40 kmph। अब आपको निकालना है, तो इस फॉर्मूले में हम रख देंगे जो फॉर्मूला ऊपर लिखा है। तो m1 कितना हो गया 900 इंटू 54 प्लस m2 इज अगेन कितना है 5400 इंटू u2 इज 36 इज इक्वल टू m1 900 इंटू v1 आपको निकालनी है, v1 ही आपको कैलकुलेट करनी है। m2 कितना है 5400 प्लस 5400 इंटू u2 है 40। अब देखिए इसको आप इस डायरेक्शन में यहां ले आएंगे और यहां ला के आप कैंसिल आउट करके v1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 900 से उसको डिवाइड कर देंगे, v1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक क्वेश्चन और यहीं पे, या ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया, यहां पे एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं। स्क्रीनशॉट शायद आपने ले लिया होगा, नहीं लिया तो उसको थोड़ा बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 2, a shell of 30 kg flies at 48 meter per second gets explode a part of 18 kg remains stationary. Find velocity of another part. दूसरा जो पार्ट है उसकी आपको वेलोसिटी बतानी है। तो देखिए पहले जो अब अगेन इसमें कंडीशन वही होगी, मींस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम किसका है शेल का, तो शेल का इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, उसका मास है m1 दैट इज 30 kg और उसकी वेलोसिटी है u1 दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अच्छा इसके बाद आपको और क्या दिया हुआ है, अब आपको फाइनल मास दिया हुआ है। अब फाइनल मासेस दो पार्ट में है फाइनल मासेस। मैं इसको m लिख देता हूं कंप्लीट, कैपिटल M और ये u कैपिटल U। अब देखिए m1 मतलब फाइनल मास कितना है 18 kg का और उसकी वेलोसिटी कितनी है दैट इज u1 इज इक्वल टू 0, स्टेशनरी रहा है वो। ठीक है, अगर एक पार्ट 18 kg है तो 30 में से इसको मैं माइनस कर दूं तो दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा m2 इज इक्वल टू 12 kg। आपको u2 दिया हुआ है, u2 की वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो देखिए इनिशियल मोमेंटम आपका ये है और फाइनल मोमेंटम आपका ये है, तो लिखेंगे कैसे इसको mu इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। समझ में आ गई बात, पहले तो अकेला शेल ही जा रहा था ना, तो इनिशियल मोमेंटम सिर्फ शेल का था, एक्सप्लोजन के बाद का दूसरा मोमेंटम आपके पास आ गया है। तो यहां आप वेलोसिटी रख के आपको क्या निकाल लेना है ut, आपको u2 कैलकुलेट कर लेना। चलिए तो यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चंस भी करिएगा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे।